आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि जब भी आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे आप हमेशा यही कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, भले से आपका आप यूजर डिफाइन काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने एक स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। डेफ देने के बाद आपने फंक्शन का नाम देना है, और फंक्शन का नाम ये वही होगा, इस नाम को देने के रूल्स वही होंगे जो वेरिएबल के नेमिंग के रूल्स होते हैं। वेरिएबल आप सबको पता है क्या होता है, किसी को नहीं पता तो रेज योर हैंड प्लीज। देना जरूरी है जो कि वही रूल फॉलो करता हो जो वेरिएबल नेमिंग रूल्स हैं, और इसके बाद पैरेंथेसिस का लगना जरूरी है, लेकिन इसके अंदर पैरामीटर्स का जाना जरूरी नहीं है। यानी ऐसा पॉसिबल है कि आपका फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट पुल ना करता हो। एम आई क्लियर इनफ? और फिर उसके बाद एक सेंटेक्स का स्टाइल से बन लीजिए। एज आई सेड अर्लियर के भले से आप यूजर डिफाइन काम कर रहे हैं, लेकिन आपने सर्टेन चीज़ों को फॉलो करना है। तो जब आपने सर्टेन चीज़ों को फॉलो करना है, उसमें एक रूल क्या है कि आपने इस साइन का इस्तेमाल करना है। यहाँ तक कि किसी को कोई मसला नहीं होगा आई थिंक। अगर तो किसी को कोई मसला है सो यू कैन। के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसकी बॉडी में क्या होगा। क्योंकि आपका फंक्शन फिलहाल सिर्फ ऐड नंबर्स का है और इसको दो ही पैरामीटर आपने दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये आपसे दो नंबर्स मांगेगा। अच्छा, मैं यहाँ पे 3 भी दे सकती थी, 4 भी दे सकती थी, सो टू डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूसेज। सो अब चूंकि आपके पास आपने खुद ने फंक्शन बनाया है और आपको पता है कि ये दो नंबर्स लेगा, सो आपने यहाँ पर दो नंबर्स को ऐड करवाया है और उसको एक न्यू वेरिएबल में स्टोर कर दिया सी। और ये रहा फंक्शन का कंक्लूजन, दैट इज रिटर्न। एक बात नोटिस करें, रिटर्न जो है वो फंक्शन की बॉडी में ही लिखा हुआ है। और आपने क्या कहना है, आपने इसको कहना है कि भाई आप रिटर्न कर दें सी। अब अगर मैंने यहाँ पर एक ही फंक्शन लिखा हुआ होता, अगर मैं यहाँ पर एक ही फंक्शन लिखा हुआ होता तो ये इसका आंसर दे देता। अब हमें फंक्शन लिख तो दिया। अब पूरे कोड में, यानी कि इस पूरी की पूरी को लैब बुक में हम लास्ट में चलते हैं ताकि ये बात थोड़ी सी हमें समझ आ सके। यहाँ से फंक्शन का एग्जैक्ट नेम मैंने कॉपी कर लिया है। अब हम बिल्कुल लास्ट में आ गए, लेकिन इससे पहले ये वाला सेल रन करना जरूरी है कि पाइथन को पता चले कि ये काम हो चुका है। एक दफ़ा फंक्शन डिफाइन हो गया, और फंक्शन डिफाइन होने के बाद आपने उसको रन भी कर दिया। अब ये रहा वो एग्जैक्टली कीवर्ड जिससे आपने फंक्शन को नाम दिया था। अब ये आपको क्या कह रहा है, ए एनी बी एनी। ये ए और बी से क्या मतलब है, ये आपको खुद बता रहा है कि ये फंक्शन आपने कॉल किया है, ये आपसे दो आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि पाइथन आपको खुद बता रहा है कि आपने जो फंक्शन कॉल किया है ये आपसे दो आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, ए और बी। एनी का मतलब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। सो लेट्स से मैंने 5 और 7 दे दिया। यहाँ तक कि किसी को कोई प्रॉब्लम? आंसर आ गया। अब मैंने कोड कहाँ लिखा था, मैंने कोड वो इतना ऊपर पीछे लिखा था, लेकिन मैं उसे कॉल यहाँ करवा रही हूँ। जो फंक्शन बनाने का यही फायदा होता है कि जब आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, एक काम है जो बार बार आपको करना है, आपको पता है ये काम आपको बार बार करना पड़ेगा, तो आप सिर्फ उसका फंक्शन बनाइए और बार बार इसको कॉल करवा लीजिए। इस एग्जाम्पल में मैं नहीं, ख्याल कोई ऐसी चीज है जो समझ ना आती हो, बहुत सिंपल। सबसे ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है ऐड नंबर्स का, तो हमने रिटर्न सी करवाया है। तो हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम सी रिटर्न करें, हम ए भी रिटर्न करा सकते हैं, हम बी भी रिटर्न करा सकते हैं। ये हमारे लिए रिटर्न स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमने सेट ऑफ फंक्शन बनाए हैं उसमें भला हमने एडिशन भी की हो, सब्ट्रैक्शन भी की हो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, डी इज इक्वल टू ए माइनस बी कर ले, लेकिन हमारी मर्जी है कि हम क्या रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो रिटर्न अगर आपने सी यहाँ पे लिखा है, आप ए लिख लेंगी तो फिर भी फंक्शन आपका गलत नहीं होगा, वो सिर्फ फर्स्ट नंबर आपको रिटर्न कर देगा। तो ये आई गेस अभी मिसिंग था इसमें। बाकी प्रिंट का ये है कि वो सिंपल जो है, आप आपने स्टेटमेंट को स्ट्रिंग के साथ या कैटिनेट करके इंटीजर के साथ आपने प्रिंट करवाना होता है। रिटर्न में ये है कि जो फंक्शन के अंदर से आपकी डिजायर्ड आउटपुट है आप उसके अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा पीछे आपके वीक 1 और 2 में जब आपने पहली बार रिटर्न सॉरी प्रिंट स्टेटमेंट पढ़ी थी, प्रिंट के कमांड, तब आपने वहां पे क्या पढ़ा था, प्रिंट क्यों। तो पाइथन में किसी भी चीज को एज इट इज डिस्प्ले करवाना है एज अ आउटपुट, यानी कि यूजर के एंड पे।
तब आप वहां पे प्रिंट इस्तेमाल करेंगे। इस बात को सब अग्री करते हैं। हमने प्रिंट के लिए क्या पढ़ा था कि अगर तो आपने किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है तब आप उसको डिस्प्ले करवाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वेरिएबल है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन अभी जब मैंने आपको इसका आंसर बताया है तो वहां पर आपके एक्चुअली हैव डिलीट दैट, तो वहां पर इसका आंसर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी नहीं लिखा हुआ नजर आया आपको, ऐसा ही है ना? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखा हुआ नहीं नजर आया, बल्कि ए प्लस बी 5 और 7 को ऐड करके जो आंसर आया है आपको वो नजर आया है। इस बात को सब अग्री करते हैं। प्रिंट हमारे पास मेनली इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि आप एज अ आउटपुट जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करवा सकें। अब चूंकि हमारे पास फिलहाल कोई यूजर नहीं है जिसके पास ये सारी चीजें डिस्प्ले हो, तो हमें इसमें खुद ही नजर आ रहा है। लेकिन आप इस ही वेब पेज की एग्जांपल लीजिए, तो ये जो फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, आपको नजर आ रहा है। तो जब इस बटन को पीछे वेब डेवलपर्स ने बनाया तो उन्होंने बताया कि इस बटन का टाइटल आपको फाइल नजर आना चाहिए, एज इट इज नजर आना चाहिए। लेकिन इस बटन को बनाने के लिए जो जो उन्होंने पीछे कोडिंग की है वो आपको नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो आपको डिस्प्ले नहीं करवा रहे। So I'm again repeating myself. Print is mainly used for displaying the information. जबकि रिटर्न क्यों इस्तेमाल होता है? देखिए रिटर्न जो है ये फंक्शन का हिस्सा है। जो आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन आप अभी यूजर डिफाइंड फंक्शंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हिस्सा है। अब रिटर्न जो वैल्यू है वो अलाउ करता है फंक्शन को कि उस वैल्यू को डिस्प्ले करवा सके। फॉर एग्जाम्पल के फंक्शन, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं उसको कोई ना कोई पर्पस होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जिसे वो सॉल्व कर रहा होता है। ये फर्स्ट फंक्शन हमारा फॉर एग्जांपल ए प्लस बी एडिशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सो अब इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें कौन देगा, तो इसका सॉल्यूशन आपको दे सके। प्रिंट से आप किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवा सकते हैं, जबकि रिटर्न किस पे डिपेंड करता है, आपके यूजर डिफाइंड फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मैम मुझमा, इज देयर स्टिल अ कंफ्यूजन और क्लियर, और इज इट क्लियर इनफ? से काम करना है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एडेंटेशन का बहुत ख्याल रखना है। अगर तो मैं इसको यहाँ से उठा के यहाँ पर ले जाऊँ तो आप ये देख रहे हैं एरर आ रहा है। यानी कि अगर तो आपने फंक्शन की फंक्शन के अंदर काम करना है तो आपने उसकी एडेंटेशन का ख्याल रखना है ताकि उसको पता चल सके कि फंक्शन की बॉडी है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इन स्पेसेस को कम कर दूं तो हम फंक्शन की बॉडी से बाहर आ जाएंगे। और एक और बात, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कितनी स्पेसेस हैं और यहाँ पर कितनी स्पेसेस हैं, इन दोनों स्पेसेस में फर्क है। मैम दो। Yes। जी मैम है। होता ये है कि ये थोड़ी सी बात इंडस्ट्रियल लेवल पर है कि रिक्वायरमेंट जो है पाइथन की वो सिर्फ एक स्पेस की है। यानी कि अगर मुझे फंक्शन की बॉडी काम करना है और फिर मैं यहाँ पर ये दो भी नहीं, सिर्फ मैं एक स्पेस देके काम करूँ तो वो फंक्शन की बॉडी में ही काउंट होगा। ये रिक्वायरमेंट है कि आपको सिर्फ एक स्पेस देनी होती है। लेकिन फिर ये 4 स्पेसेस क्यों जाती है? बिकॉज दिस इज एन इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस। ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है काम करने का कि आपने 4 स्पेसेस देनी है। लेकिन अगर आप एक स्पेस से काम चलाएंगे वो भी चल जाएगा। इट इज जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। अगेन आपने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है, और फंक्शन डिफाइन करने के बाद आपने ये भी बता दिया कि आपको काम क्या करना है, और ये कोई ना कोई रिटर्न भी करवा रहा है। नाउ 1 मिनट। इरफानुल्लाह, फाइन करते वक्त आप जिन वेरिएबल्स को जिन्हें फंक्शन एज इनपुट लेना होता है वो पैरामीटर होते हैं, और जब कॉल कर रहे होते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट बन जाते हैं। अच्छा, अब ये आपसे 2 आर्ग्यूमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहा है, ए और बी। अब ए के बाद कॉलन लगा हुआ है और एनी लिखा है, बी के बाद और कॉलन लगा हुआ है एनी लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पे ऊपर टाइप डिफाइन नहीं की है। आपने उसको कहा नहीं है कि ए और बी इंटीजर होने चाहिए। आपने उसे कहा नहीं है कि ए और बी फ्लोट होने चाहिए या स्ट्रिंग होनी चाहिए। ए और बी के अंदर ये कुछ भी ले सकता है, लेकिन चूंकि हमें पता है कि हमने अभी इस वक्त फंक्शन हमने खुद बनाए, हम थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कर रहे हैं,
हमें पता है कि हमें सबट्रैक्ट करवाना है, तो हम जानबूझ के उसको इंटीजर देंगे, कोई स्ट्रिंग वगैरह नहीं देंगे। यहाँ पर ये एनी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने उसके ऊपर कोई टाइप नहीं बताई है कि आपने इसको आपने जो भी इनपुट लेना है उसकी टाइप क्या होनी चाहिए। लेकिन अभी आप उसकी तरफ जाइए भी नहीं। सो फंक्शन कॉल कर लिया, ठीक है, फंक्शन कॉल कर लिया। अब फंक्शन क्यों बनाते हैं? ताकि वो कोई भी एक स्पेसिफिक काम कर सके, कोई भी एक जॉब कर सके। अब ये तो बताइए उसको जॉब करनी क्या है? उसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो कैसे सब्ट्रैक्ट करेगा अगर उसके पास दो नंबर्स ही नहीं हो? आपको कोई चीज कम करनी है और आपके पास कुछ है ही नहीं, तो आप कम कैसे करेंगे? अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो आप पर लाजिम है कि आप उसको दो नंबर्स दीजिए जिनके दरमियान वो सब्ट्रैक्शन कर सके। अच्छा, हम यहाँ पे दो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन ही दो किए हैं। अगर मैं यहाँ पे तीन डिफाइन करती तो वो फिर तीन नंबर्स मांगता। अगर आप अगर आप लोगों में से किसी को कोई कंफ्यूजन होती है तो बेटे मैं बार बार पूछ रही हूँ, प्लीज ट्राई टू स्पीक अप। अगर जब मैं पूछ रही होती हूँ तो अब आपकी फिर कंफ्यूजन सामने आ रही होती है। अगर इस तरह से करेंगे तो फिर एग्जाम्स में क्या बनेगा? चलो एग्जाम्स तो आप जैसे तैसे दे लेंगे, फिर आगे लाइफ में क्या बनेगा? कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो। यस मोहम्मद हमजा। यस मैम। मैम यहाँ पे जैसे आएंगे और आप हमें बताएंगे कि मैं इसे कॉल कैसे करूं। बराबर नहीं है, दो नंबर्स है ना, ए और बी। और हम जानते हैं कि अगर तो ऊपर की तरफ जीरो आ जाए, यानी ए की जगह मैं यहाँ पे जीरो लिख दूं तो उसका आंसर जीरो होगा, वो अनडिफाइंड नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बी की जगह जीरो लिखूं और ऊपर कोई भी नंबर मौजूद हो तो वो स्टेटमेंट अनडिफाइंड होगी। तो इसीलिए मैंने उसको कहा कि अगर तो बी इक्वल्स टू जीरो है तब आप क्या करवा दें, अगर तो बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो आप डिवीजन करवा दें। लेकिन अगर तो बी जीरो है, अब मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एल्स में लिखते नहीं है कंडीशन, जैसे इफ में तो हमने स्टेटमेंट दे दी ना कि इफ बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके अब एल्स के बाद आप कंडीशन नहीं देते। एल्स के बाद अंडरस्टूड होता है कि इसका जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है वो इस्तेमाल करना है। इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि अगर तो बी इक्वल टू जीरो है तो जस्ट सिंपली रिटर्न डिवीजन इज नॉट अलाउड। ये वाली प्रॉब्लम किसी को कोई ऐसा शख्स जिसे समझ ना आती हो? एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं। अब मैडम ने इस बहुत इजी तरीके से हैंडल किया है इफ एल्स के स्टेटमेंट के थ्रू। सही है। फॉर एग्जांपल अगर 5 डिवाइडेड बाय 0 हो तो डायरेक्ट रिटर्न स्टेटमेंट में डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड प्रिंट हो जाएगी। हाँ, अगर आप इसको फॉर्मली एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू करते हैं तो फिर आपने यही स्टेटमेंट फिर से भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें फिर वो ट्राई और एक्सेप्ट का केस आ जाता है। एक फॉर्म जो है वो जो इफ है उधर ट्राई आ जाएगा, जो इल्स है उधर एक्सेप्ट आ जाएगा। लेकिन ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा एडवांस है, आप लोग बहुत ज़्यादा बंदों ने शायद ट्राई ना की हो, तो इस वजह से मैं इसको सिर्फ यही कंसेप्ट देना चाह रहा था। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक अप्रोच नहीं होती, बहुत सारी अप्रोच होती हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज टू यूज द अप्रोच दैट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर द ऑल 41 पार्टिसिपेंट्स हियर। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप सेम ये काम कर सकते हैं, और शायद इससे आसान तरीके भी होंगे, लेकिन वो फिर कोड ऐसा होगा कि आपको समझ नहीं आए। कोड को समझाने के लिए हमें थोड़े से स्टेप ज्यादा करने पड़ते हैं। अच्छा, इस स्टेटमेंट को हमने कॉल नहीं करवाया, अब हमें इस फंक्शन को कॉल करवाना है। तो मोहम्मद अजीम आप कॉल करवा सकते हैं। जी इसे कॉपी करके ठीक है। आगे वैसे ही पैरेंथेसिस ठीक है। इधर टू टू लिख लें और आगे फोर लिख लें। गुड जॉब। का मॉड्यूल इंपोर्ट मॉड्यूल हमने किया है, डायरेक्टली ये इंपोर्ट कर देगा। सेकंड आपने क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है। फंक्शन डिफाइन करने के लिए डेफ का इस्तेमाल है, एरिया ऑफ द सर्कल फंक्शन का नाम है। फंक्शन का नाम है तो इससे हमें पता लग रहा है कि फंक्शन एरिया एरिया से रिलेटेड कोई काम करेगा और सर्कल के एरिया से रिलेटेड कोई काम करेगा। देन उसके बाद अब आपको रेडियस पूरा नहीं भी लिखना तो आप सिर्फ आर लिख सकते हैं, या आप कोई भी और कीवर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने इसको एक ही पैरामीटर दिया है। देन आपने बॉडी में इसका फॉर्मूला डिफाइन कर दिया, दैट इज एरिया इज इक्वल्स टू मैथ डॉट पाई वन की साइन बता रहे हैं। स्टेरिक के बाद क्या है, रेडियस है। अच्छा, ये डबल स्टेरिक, कल हमने पावर के लिए एक फंक्शन इस्तेमाल किया था पी ओ डब्ल्यू का,
वो मैथ मॉड्यूल में को थोड़ा सा फेमिलर कराने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अगर आपको वैसे भी पावर इस्तेमाल करनी है तो आप डबल स्टोरिक का इस्तेमाल करते हैं। सो डबल स्टोरिक में क्या आ गया, स्क्वेयर आ गया। सो पाई आर स्क्वेयर ये फॉर्मूला हो गया, और ये रिटर्न क्या करवा रहा है, एरिया को रिटर्न करवा रहा है। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम है, या किसी को समझ ना आता हो कि ये सब लिखा हुआ क्या है, तो रेज योर हैंड। इफ नॉट, लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। आपने पाइथन को बताया ही नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे आपको आंसर देगा। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम भी क्लियर होगी। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल है फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए। लेट्स सी हु कैन एक्सप्लेन इट। को डिफाइन किया है फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए। तो वहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है n से डिक्लेयर हुआ है, और फिर हमने बताया इफ कंडीशन यूज़ करके कि अगर n इक्वल टू 0 हो जाए या n 1 आए तो उसका, क्योंकि हमें पता है कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और n का 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। हमने उसे पहले ही बता दिया कि अगर कोई यूज़र जो है वो ये वाली वैल्यू डाले 0 और 1 तो वो हमें रिटर्न कर दे 1, एल्स फिर वो हमने फैक्टोरियल के नीचे फार्मूला लगा दिया और फिर उसको हमने कहा है कि इस तरह से इसको कैलकुलेट करके बता दें। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि n नीचे जो हम एल्स में जाके कर रहे हैं इसको डिफाइन किया है, हमने एक वेरिएबल लिया है FAC के नाम से, उसको लिखा है हमने n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1, और n-1 तक वो चलता रहेगा, -1 करता रहेगा जब तक कि वो पीछे 1 नहीं हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये फार्मूला है फैक्टोरियल का, और नीचे हमने उसको रिटर्न करवा दिया अपने वेरिएबल को। सिर्फ एक बार इसमें चलना है। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमें आप में से किसी कहूँ कि एक्सप्लेन द कोड, तो इसका मतलब ये है कि आपने ये भी बताना है कि वो लिखा हुआ क्या है। दो कंडीशन मस्ट होती हैं कि किसी भी नंबर का सॉरी, किसी भी नंबर का नहीं, जीरो का। जीरो फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, किसी को पता है? मैम 1 के बराबर होता है। और 1। वन फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है? वो भी 1 के 1। बराबर। बिल्कुल। तो ये दो कंडीशंस जो हैं, ये वाली दो कंडीशंस जो हैं कि अगर तो जीरो फैक्टोरियल है वो भी 1 है, और अगर तो वन फैक्टोरियल है वो भी 1 है, ये पहले से स्टैंडर्ड है। और अगर तो हमने ये पहले से डिफाइन कर दिया, हमने कहा है कि अगर तो एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। आप लोगों में से सबको पता है कि इक्वल्स टू का और डबल इक्वल्स टू क्यों इस्तेमाल होते हैं? मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू इस्तेमाल मैम क्यों किया इक्वल क्या? की यस मैम। बिल्कुल जीरो के बराबर है, या फिर और का मतलब क्या क्या होता है कि या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो। इन दोनों में से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू हो तो आपने इसको रन करना है। अगर n की वैल्यू 0 के बराबर है या फिर n की वैल्यू 1 के बराबर है, तो आप डायरेक्टली रिटर्न कीजिए 1। आंसर में डायरेक्ट हमारे पास क्या शो होगा, 1। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, 0 1 के अलावा कोई और तीसरा नंबर है, तब आपने क्या करना है, तब आपने ये फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लिख दिया है, जो कि है n इंटू n-1। सिंपल, ये वही लिखा मैंने के साथ फैक्टोरियल भी आएगा। हुआ है। ये फॉर्मूला आपने इस्तेमाल किया और फिर रिटर्न करवा दिया। अब अगर मुझे इस को फंक्शन को कॉल करवाना है, तो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली वही कीवर्ड इस्तेमाल करूंगी जो मैंने ऊपर इस्तेमाल किया है, और मैं 5 फैक्टोरियल का आंसर अगर देखना चाहूँ तो अगेन मैंने पहले ये वाला सेल रन नहीं किया था। सो नाउ लेट्स डू दैट अगेन। तो आंसर आ गया है। ओके, आगे बढ़ें। मोहम्मद हमजा, कोई क्वेश्चन है आपका? जी मैम। जी बताइए। मैम यहाँ पे हमने उसके ऊपर कंडीशन लगाई कि n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, तो फिर रिटर्न हमें 1 कर देगा। अगर यहाँ पे हम 1 की कंडीशन ना भी लगाएं तब भी तो ये रन करेगा। यहाँ पे फिर अगर इसमें तो भी कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि हमने आगे ऊपर कह दिया कि अगर n हमारा 0 होगा तो 0 फैक्टोरियल ने उसने 1 रिटर्न करना है। यहाँ पे अगर n 1 भी पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, और 0 फैक्टोरियल को वो 1 चूज करेगा। 1 मल्टीप्लाई 1 फिर भी वो 1 आएगा। यस सर, बिल्कुल ऐसे ही होगा। लेकिन चूंकि कि स्टैंडर्ड डिफाइन है, जब भी आपको फैक्टोरियल्स के बारे में पढ़ा जाता है आपको ये दो कंडीशंस भी पढ़ाई जाती है, दैट्स व्हाई ये अलग से मौजूद है। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, क्या आप लोगों ने
न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ लिए हैं। मैम श्वेता आप वापस अपना माइक म्यूट कर लीजिए। इस पैटर्न में ये ऑलरेडी कीवर्ड मौजूद है फैक्टोरियल का, तो वो मल्टीप्लाई करवाता जा रहा है और उसको सॉल्व करवाता जा रहा है। कि जो भी n-1 आता जा रहा है उसको मल्टीप्लाई मैम करवा के सॉल्व करवाता जा रहा है। नो मैम, पहले से डिफाइंड है तो हम इसको खुद डिफाइन क्यों करवा रहे हैं फिर? मैम ये पहले से डिफाइन नहीं है, ये रिकर्सिव फंक्शन है, ये अपने आप को दोबारा कॉल कर रहा है। तो जो हमने डिफाइन किया है दोबारा दोबारा उसे कॉल करेगा, फिर इससे फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। सही है। और अनीसा आप क्या कह रही हैं? फंक्शंस, ये वाला फंक्शन ये खुद अपने आप को वापस से कॉल कर रहा है, इसे हम रिकर्जन फंक्शन कहते हैं। इसके बारे में कौन कौन जानता है? सईदा हिरा और अनीसा और फाके, अगर मजीद क्वेश्चन है तो लोअर योर हैंड। और इस फंक्शन के बारे में कौन कौन जानता है वो अपना हैंड रेज कर लीजिए। वैसे एक्चुअली मैम किसके मुझे बारे में? इसके बारे में पता था, तो मैंने ये यूज़ किया था। मैं उस टाइम यही एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि यहाँ पे ये बार बार मतलब वो तब तक जब तक n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती ये चलता रहेगा, मतलब ये रिकर्जन हो रही है यहाँ पे। तो फॉर लूप मैंने नहीं कही थी, मैं बस ये बताना चाह रही थी। सही है, सही है। तो उसके बाकी तो हम लोगों को ये बात क्लियर हो गई है कि यहाँ पर जब तक कि n की वैल्यू 1 नहीं हो जाती है फंक्शन खुद ही अपने आप को रिपीट करता है, और जब जैसे ही n की वैल्यू 1 हो जाती है ये स्टॉप हो जाता है। मैम मैम ये आपने बताया ये रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्जन फंक्शन, क्या बताया आपने? जो प्रोसेस हो रहा है उसे रिकर्जन कहते हैं और जो फंक्शन है उसका रिकर्सिव फंक्शन कहेंगे। ओके मैम। मैम नेक्स्ट नंबर का देखेंगे, कैलकुलेट नहीं करेगा और उन तमाम चीज़ों को करने के लिए, और डेसिमल नंबर का भी, तो हमें थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई करना पड़ेगा। यानी हमें इसमें मजीद स्टेटमेंट सेट करनी पड़ेंगी कि अगर तो नेगेटिव है तो फिर आप ये करें, अगर तो डेसिमल है तो फिर आप ये करें। क्योंकि अभी फिलहाल सिंपल सा फंक्शन है, तो उसको इस्तेमाल करने के लिए हमने सिर्फ इंटीजर नंबर रखे हैं। आप ये देख रहे हैं ये चले जा रहा है और जब तक इसको आंसर नहीं मिल जाता स्टॉप हो जाएगा ये। चलो यस ठीक है। मोहम्मद हमजा। इसको प्रॉपरली डिफाइन करवाना पड़ेगा, इसमें कुछ कमियां हैं। फिर एन क्या होना चाहिए, अगर इस तरह एन डेसिमल में हो या नेगेटिव हो उसको फंक्शन को डिटेक्ट ही ना करे, फिर आगे कंडीशन लूप पे जाए तो ये इनकम्प्लीट है। फिर इस हिसाब से ये जो लूप चला है। ये वाला जो हमने कंडीशन इस्तेमाल की है ये सिर्फ हमने इंटीजर के लिए इस्तेमाल की है, और तो हमने मैम स्पेसिफिक, हाँ मैं आपकी बात अगर समझ। इंटीजर नहीं देते तो फिर ये फंक्शन तो इस तरह हमें कोई आंसर नहीं ना दे रहा, या फिर हमें वो बता दे कि आप इस तरह का फंक्शन हम बनाएं तो वो बता दे कि एरर है कि अब हमें नंबर इंटीजर पुट करना है, वो वहाँ पे शो भी तो करवाए ना उस हिसाब से फिर इस तरह का फंक्शन हम बनाएं। आप बिल्कुल यहाँ पर इस तरह का फंक्शन बना सकते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए, नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। और मैम लेकिन फ्रैक्शन का होता है तो वो फिर कैसे डील करेंगे इनमें? फ्रैक्शन के फैक्टोरियल्स के डील करने के लिए वो थोड़ा सा हायर लेवल पे चला जाएगा। वी कैन डू वन थिंग के, या तो हम इसको असाइनमेंट के तौर पे देना भी ठीक नहीं रहेगा। बस ये बात है कि इसको थोड़ा सा मजीद इसके 2-3 लाइंस लिखनी पड़ेंगी। हमने क्या करवाना है, वाइल लूप का हमने इस्तेमाल किया है। चूंकि इसमें वाइल लूप इस्तेमाल हो रहा है तो ये क्वेश्चन मैं खुद ही करवा देती हूँ और टाइम भी थोड़ा सा कम है। डिफाइन करवाना है जीसीडी। जीसीडी आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को, देन ए एंड बी। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर में। बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। दो पैरामीटर्स आपने लेने हैं, दो पैरामीटर्स के दरमियान ही आपको बताएगा कि इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। कंडीशन हमने क्या कही है, वाइल लूप डिफाइन किया है जो कि कहाँ तक के चलेगा, बी तक के चलेगा। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे लेकिन इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो दो पैरामीटर्स थे ए और बी में जो भी वैल्यू थी, आपने ए को असाइन कर दी है बी की वैल्यू, यानी बी के पास जो भी वैल्यू थी अब वो आ गई है ए के पास, और बी के पास आ गया है ए परसेंटेज या फिर मॉड्यूलस ऑफ बी। तो अब ये वाली स्टेटमेंट क्या करती है, आपने इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा होगा। ये आपको क्या रिटर्न करेगी, लाइन है। ये इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं कि जब आपने दो नंबर्स को डिवाइड करवाया और डिवाइड करने के बाद उनका जो रिमाइंडर बचा है वो आपको सेंड करेगी, सॉरी आउटपुट में आपको देगी।
तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने ए में बी को डिफाइन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यूज को लूँ, लेट्स से तो बी ए हमारे पास 48 था और बी हमारे पास 18 था। बी के पास अब चला गया है, सॉरी ए के पास अब चला गया है 18 और बी के पास क्या आ गया है कि जब आपने ए और बी को डिवाइड करवाया तो इसका रिमाइंडर आ गया है। ऑफ कोर्स बी के पास जो नंबर आएगा वो छोटा होगा ए से, तो बी में एक न्यू वैल्यू स्टोर हो जाएगी। मैम अलमास कुछ कहना चाह रहे हैं? ए के पास बी की वैल्यू चली जाएगी और बी के पास से इन दोनों के डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आएगा जो कि ऑफ कोर्स एक छोटा नंबर होगा। यस मैम, ये समझ आ गई। मेरे पास आंसर आ रहा है 2.6। अब बी के पास एक छोटी वैल्यू है। अब चूंकि आपके पास वाइल है और ये लूप में जाएगा, किस वक्त तक के जाएगा, हमने इसको कहा हुआ है कि जब तक कि आपके पास बी 1 नहीं हो जाता ये उस वक्त तक के चलेगा। चूंकि बी ये स्टिल अभी बड़ा है 1 के मुकाबले में, तो फिर ये वापस यही काम होगा। अब बी की वैल्यू क्या है 26, वो जाके ए में स्टोर हो जाएगी 18 की जगह। अब यस अनीसा, तो अब बी की वैल्यू सेव हो गई है 2.6 जो कि 0 से बड़ी है। ये वापस से जाएगा, बी अब ए में स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा और फिर अब ए में जो आंसर है अब वो बी के आंसर से डिवाइड होगा। उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, सुम्बल फातिमा। मैम आपने पहले वो ए से बी ले भी लिया, फिर आपको जो इक्वल रख के अगर एक नंबर लिख के तो उसी को ए से बी का मॉडुलस ले रहे हैं। कोड के अंदर मेरे ख्याल थर्ड लाइन के अंदर जो आप इक्वल का साइन कर रहे हैं वो गलत। इस कोड में एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, क्योंकि ये ए और बी दोनों ही एक साथ थे। मैम यहाँ अगर आप यहाँ लो जी, कहिए। मैम आपकी लॉजिक में मिस्टेक थी। जो ओरिजिनल कोड है ना, ये आपका वही खोला हुआ है, चेंज तो नहीं किया आपने इसमें। इस हाँ पे ये वही है। ए इज इक्वल टू बी वाली लाइन है वो नीचे आनी है। मतलब जो आपने ए इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है ना, ए इज इक्वल टू बी, आप स्वैप कर दें लाइंस को आपस में। ए इज इक्वल टू बी आपके रिटर्न से पहले आ जाएगी। यस, इसको कट करें और यस मैम, अब आप रन करें इसको। इसको अब 14 फोर करें, 2 आएगा। एक सेकंड मैम, 2 आ जाएगा, मेरा तो आ गया था। एक मिनट। को कल तक के देख के बताती हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो इस एरर को रिजॉल्व करने में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये थोड़े से जो वेरिएबल हैं वो भी मुझसे इधर उधर हो गए मैम हैं। लेट्स चेक। इस कंडीशन से फर्क नहीं पड़ता। मैम मसला तो आया है एक मैम मिनट आपके आपके ना इसमें इंडेंटेशन का इशू है। रिटर्न को जरा वाइल के अंदर करें, क्योंकि लास्ट यस वाला ए मैम। अपडेट नहीं हुआ। सेकंड लास्ट रिटर्न को टैप करें, रिटर्न को एक एक टैप, सारी इंडेंटेशन हम एक साथ कर देते हैं। रिटर्न को एक टैप कर दें, टैब, नेक्स्ट, यस, अब रन करें। इट शुड बी 2। मैम मेरे पास तो आ गया है। इसे 14,4 करें जरा। 14,4 आई गेस इट शुड बी। यस इट्स फाइन। क्योंकि दिस ना इज मैम नॉट आसान आफ्ताब। मेरे जी हाँ। रिटर्न एक करवाया ना, अगर वाइल लूप से बाहर करवा रहे हैं तो जिस आइटरेशन पे वो ब्रेक हो रहा है तो बिल्कुल लास्ट स्टेप को वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा था। तो एक ही हमारे पास जो वैल्यू थी ना सेकंड लास्ट स्टेप में, वो 4 आ रही थी। तो वो उसको कंसिडर कर रहा था। अगर हम वाइल लूप के अंदर लेके जाएंगे तो ये थोड़ा सा लॉजिकल एरर था ये वाला। सही है। तो हम इससे एग्जाम्पल को एक्सप्लेन जो कर रहे थे वो ये था कि यहाँ पे ये स्वैप का थोड़ा सा मसला हो गया था।
और मैं यही सोच रही थी कि ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि जब बी की वैल्यू है लेट्स से 48 और आपने 18 ली है, या चले 14 और 4 भी लिया है, तो एक की वैल्यू को बी को असाइन करवाने से पहले आपने डिवीजन करवानी है। क्योंकि अगर हम ये पहले डिवीजन नहीं करवाएंगे तो ये वही वाले फिर कंफ्यूजन हो जाएगी जो अभी किसी ने कहा था कि इसका रिमाइंडर फिर 0 आएगा। जी सही है हिरा। मैम और 14 और 4 पहले लिखा, 14 बाद में लिखा, उसका आंसर 4 ही आ रहा है। जो जीसीडी हम फाइंड करते हैं इसके दो मेथड है। या जो आपने प्रोग्राम लिखा है ये डिवीजन वाला है, तो डिवीजन में हम जो डिविडेंड है ना वो बड़ा वाला लेता है, इसलिए वो 4 और 14 का मतलब गलत आंसर दे रहा है। कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं? नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, प्राइम नंबर की प्रॉब्लम की तरफ। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले अगेन हमारा पुराना काम डिफाइन कर दिया हमने प्राइम नंबर। अब हम इसमें ये चेक कर रहे हैं कि आपका जो नंबर आपने दिया है n, क्या वो प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहली कंडीशन क्या हो जाती है कि अगर तो वो लेस देन 2 है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। सेकंड, अगर तो जैसे ही लेस देन 2 है आपका नंबर तो वो फौरन आपको स्टेटमेंट दे देगा कि ये फॉल्स है, यानी कि आपका नंबर प्राइम नहीं है। लेकिन फिर नेक्स्ट केस के लिए, अच्छा यहाँ पे अब हमने नेक्स्ट केस के लिए क्या हो सकता है कि अगर तो देखें यहाँ पर दो दफा हमने रिटर्न इस्तेमाल किया है, आपका फंक्शन लेस देन 2 है तो वो रिटर्न हो जाएगा फॉल्स, और फिर बाकी की चीजों को वो नहीं चेक करेगा। और अगर ये वाली स्टेटमेंट नहीं आती, यानी कि एक की स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होती, तो फिर वो एल्स की तरफ जाएगा, जो कि ये वाली स्टेटमेंट है। अब हमें इसको एल्स करके भी लिख सकती थी, और अगर हम इसको एल्स करके ना भी लिखें तो भी वो फिर इसी इसी सूरत में ये वाला कोड रन होगा, जिस सूरत में आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट ट्रू ना हो, यानी ये रन ना हुई हो, उसी सूरत में यहाँ पे फॉर लूप रन होगा। ये एल्स की तरह आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो वैसे हम एल्स लिखते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम एल्स नहीं भी लिखते। अब हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया है फॉर आई इन रेंज। रेंज आपने इसको क्या दी है, 2 से लेकर आपका नंबर 2 से लेके चलेगा, कहाँ तक ये चलेगा, √n तक +1। इस रेंज में आपका नंबर चलेगा, 2 से शुरू होगा और फिर √n+1 तक के ये जाएगा। नेक्स्ट क्या है, फिर हमने ये देखना है कि अब लेट से जितनी बार भी आपका ये लूप चलेगा फॉर आई इन रेंज, आपने एक नंबर लिया है, लेट से आपने 5 नंबर लिया है, अब वो चलना शुरू होगा, फर्स्ट टाइम चलेगा, सेकंड टाइम चलेगा, तो जितनी टाइम भी चला देन आप उसका अगर रिमाइंडर निकालेंगे, अगर तो वो 0 के बराबर आता है, अगर तो वो अगर उसका पूरा आंसर 0 के बराबर आता है सो रिटर्न आपने फॉल्स करवाना है, और अगर तो इसका आंसर 0 के बराबर नहीं आता है तो फिर रिटर्न ट्रू है, यानी कि आपका जो नंबर आपने लिया है वो एक प्राइम नंबर है। मैं रिपीट कर देना कि ये लास्ट वाला फॉर से। सिंपल फातिमा, क्या आप समझाना चाहेंगे कि मैंने अभी क्या समझाया है सब में? 2 से लेके ये अब चलेगा कहाँ तक के, 2 तक के चलेगा, 2 तक ही चलेगी। 2 से लेके 2 तक के चलेगा। अब इसके बाद ये वाली की कंडीशन जो है फॉर की रेंज, ये समझ आ गई है या इसमें अभी भी किसी को कोई मुश्किल है? मैम जी बताइए। मैम ये जो फॉर आई इन रेंज हमने लिखा है 2 से √n+1, तो उसकी पावर की है उसमें, तो हम सिंपली इसको क्या ये नहीं लिख सकते कि फॉर आई इन रेंज 2 to n, और n हम कोई भी इंटीजर ले रहे होंगे? बेटा आपने अंडर रूट लेना है क्योंकि प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर की कंडीशन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। मैम जरूरी तो नहीं है कि हम मतलब ये जरूरी क्यों है कि हम अंडर रूट लेंगे यहाँ पे और +1 उसमें करेंगे? यस मैम।
हम तो यहाँ पे सर चेक करना चाह रहे हैं कि अगर वो नंबर किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 दे देता है तो वो प्राइम नहीं है, और अगर नहीं होता तो वो प्राइम है। मैं इसका आंसर करना चाहूंगा, इजाजत है? ठीक है। असल में जब हम कोई प्राइम नंबर चेक कर रहे होते हैं ना, जिस तरह लाइक हम एक नंबर ले लेते हैं 100। अब 100 को हमने चेक करना है वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो 100 का हम जी स्क्वायर रूट लेंगे, वो 10 आएगा। अगर 10 से छोटे नंबर्स पे, या 10 भी, वो 100 पे डिवाइड हो जाता है, तो वो फिर डिवाइड प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर वो 10 तक किसी नंबर पे भी 100 डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो फिर 100 तक भी किसी पे भी नहीं होगा। ये एक प्राइम नंबर का क्राइटेरिया है एक। इसलिए हम यहाँ जी पे वो अपनी आसानी के लिए ना स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो उस नंबर हम कम नंबर्स तक चेक करें। अगर n तक भी रख लेंगे तब भी वो आंसर यही करेगा। क्योंकि अ, देखो देखें आप, जैसे आपने बताया, बिल्कुल आपने ठीक बताया, शुक्रिया। अदरवाइज अगर देखें आप तो हम 2 to n भी लें तो अगर वो स्टार्ट में ही किसी नंबर सर पे डिवाइड हो जैनुलाब्दीन, जाएगा। एक मिनट सर, जैनुलाब्दीन, आप जो कंडीशन बता रहे हैं वो इवन नंबर चेक करने की कंडीशन है, वो प्राइम नंबर चेक करने की नहीं है। नो मैम, अगर वो मैम किसी मैम आई वो असल किसी में भी ये एक बात कर नंबर रहे पे। हैं, बोले। जी जी बोले आप। मैं आई थिंक वो ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम है ना इन n को भी रख लें, मतलब 2 से स्टार्ट करके n तक डिवाइड करके चेक करें, वो फिर भी यही आंसर देगा सेम। इसमें भी कोई इशू नहीं होगा, लेकिन वो क्योंकि ज्यादा नंबर चेक किसी करेगा। वो किसी एक नंबर पे भी जब डिवाइड हो गया बजाय उसके खुद, तो वो फिर 1 और उसके खुद के बगैर वो किसी एक नंबर पे भी डिवाइड हो गया 2 से n के दरमियान, तो वो प्राइम तो फिर नहीं रहा, तो फिर भी वो आउटपुट दे देगा। लेकिन फिर आप इसे जो प्राइम नंबर होंगे फिर आप वो नहीं चेक कर सकेंगे, क्योंकि जो सर जैनुल आबिदीन बात कर रहे हैं इससे आप इवन नंबर जरूर कर सकेंगे, लेकिन अगेन आपको प्राइम नंबर का सही सॉल्यूशन निकालने मैम के लिए प्राइम नंबर की कंडीशन ही अप्लाई करनी पड़ेगी। मैम इवन के लिए तो हम चेक करते हैं कि वो 2 पे डिवाइड करके तो रिमाइंडर 0 दे, यहाँ पर हम आई वेरी कर सकते हैं, 2 to n दरमियान में से कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। सर जैनुल आबिदीन, वी कैन डू वन थिंग। मेथड हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम यहाँ पे एक बार इनको रन करके चेक करवा दें सर, फिर n तक हम करेंगे बस जी। n की कोई बड़ी वैल्यू लाइक हम 41 लिख लेते हैं, थोड़ी सी चेंज कर लें। थैंक यू। ये फिर भी आंसर करेगा। यस मैम। मैम मैम एक चीज और, एक ये नीचे ये ट्रू दे रहा है सर मैम, अगर फॉल्स आंसर दे तो हमें कैसे पता चलेगा कि ऊपर इफ वाले का फॉल्स दे रहा है या फॉर वाले का फॉल्स दे रहा है? बेटे देखें, किसी भी का भी आंसर वो दें, चाहे इफ वाले का दें या फॉल्स वाले का दें, आपका काम होगा, क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं होगा। हेलो। क्या मैम ये जरूरी है कि इसके अंदर ही हमने आंसर लेना है, फॉल्स ट्रू के अंदर हम रिटर्न के साथ थर्ड जो सेकंड वाला फॉल्स है इसकी जगह कोई वर्ड चेंज कर लें? इस वाले फॉल्स को हम रिमूव कर दें, ये कह रहे हैं आप? जी मैम यहाँ पे हम कि वो स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं, वो इस तरह लिखे n इज नॉट प्राइम, इस तरह भी लिख सकते हैं। हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, और सॉल्यूशन को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं कि आपने जो नंबर दिया है वो ये है, और इसको हम मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपने मेथड दिया है ना, ये वाला मेथड अगेन आई एम सेइंग कि आपका हर दफा काम नहीं करेगा विदाउट कंडीशन इस्तेमाल किए। अब वो क्यों नहीं इस्तेमाल करेगा, इसकी एग्जाम्पल जो है, अब वो मैं आपको इंशाल्लाह फिर अगेन कल की क्लास में देखते कोई ऐसा नंबर कि जिसमें ये हमारा नंबर मेथड काम नहीं करेगा, वो फिर मैं आपको बताती हूँ, इनको रन ही नहीं करेगा। यानी कि यहाँ पर आप, तो आप इस पूरे कोड को एज अ एल्स। लेकिन ना, क्योंकि आपने n की वैल्यू 2 दे दी है, तो 2 से 2 तक रेंज बनेगी ही नहीं, इसलिए वो फॉर लूप में नहीं जा रहा। क्योंकि आप बाकी के 3 4 5 करें उसमें फॉर लूप में जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि तो फिर अब ये यहाँ पर फिर बताइए। यहाँ पे तो मैम अगर 3 एंटर करेंगे ना, 3 या 4। फंक्शन डिफाइन किया है और फंक्शन में इस बार 3 पैरामीटर्स हैं। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट कर लिया है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इस लाइन में किसी को कोई मसला नो है कि
क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ रूल्स के अगर तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप इस स्टेटमेंट को रन करेंगे यहाँ तक के रिटर्न तक के, और अल्फ भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। और अगर तो ऐसा नहीं है, यानी कि इक्वल्स टू 0 है, इक्वल्स टू 0 है, तो आप यहाँ पर इसको रन करेंगे। और अगर तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है, यानी कि नेगेटिव है डिस्क्रिमिनेंट आपका, तो आप सिंपली क्या रिटर्न करवा देंगे कि नो रियल रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो ये 3 कंडीशंस हैं, इन सब से आप पहले से वाकिफ हैं? यस मैम। हमें पता है कि अगर तो ग्रेटर देन 0 नंबर होगा तब आप वहां पर रूट्स कैलकुलेट करेंगे, और रूट कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला इस्तेमाल किया हुआ है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, नेगेटिव ऑफ बी प्लस अंडर रूट नेगेटिव ऑफ बी प्लस अंडर रूट। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट इस्तेमाल हुआ है जो कि हमने पहले से फॉर्मूला डिफाइन कर दिया था, तब आप वापस से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है, एक रूट के लिए प्लस का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है और एक रूट के लिए माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल हुआ है। अगर तो रूट रियल होंगे, जो भी आपने ए बी सी की वैल्यू गिवन की है, अगर तो वो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लग जाएगा, पानी और फिर जो भी इसका आंसर आएगा रिटर्न हो जाएगा। सॉरी फॉर इंटरप्शन मैम। सेकंड, इसके क्वेश्चंस हाँ लेकिन हम कल ले सकते हैं क्योंकि कल हमने दूसरा प्रोजेक्ट भी करना है। सेकंड ये है एल्फ की स्टेटमेंट कि अगर तो इसका आंसर इक्वल्स टू 0 होगा, तब आप इसके डायरेक्टली इसके रूट डिफाइन कर देंगे। इसके पीछे की मैथमेटिक्स आई होप कि आप लोगों को पहले से पता है कि हम यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करें और ये वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करें। हमने अगर तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है उसके रूट्स इस तरह से क्यों निकाले हैं, और अगर तो इक्वल्स टू 0 है तो उसके रूट इस तरह से क्यों निकाले हैं, और अगर तो ये लेस देन 0 नेगेटिव नंबर है तो हमने क्यों कहा है कि इसके